Hello friends, I welcome you in this session when we are going to discuss the verbal ability part for your upcoming GATE 2025 examination. All the candidates who are joining me live, just quickly confirm your presence in the comment section and tell me whether my audio visual quality everything is clear so that we can start with the session. A very good morning to all of you. Welcome to the session. कैसे हैं आप लोग? Yes everyone. एक बार जल्दी से कंफर्म करिए ऑडियो विजुअल क्वालिटी. यस एवरीबॉडी, ऑडियो विजुअल क्वालिटी सब क्लियर है? क्या हम सेशन को आगे ले जा सकते हैं? यस और नो? जस्ट अ मोमेंट. कमेंट नहीं आ रहा, एक सेकंड देखना. टैब मेरे ख्याल से टैब चेंज. अच्छा ठीक है, अब ठीक है. ठीक ठीक, थैंक यू. यस, एवरीथिंग इज क्लियर. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. So we are talking about verbal ability. Today is going to be the fourth session in that series of sessions and we are discussing vocabulary part 2. तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे? लास्ट सेशन में हमने क्या किया था एक बार डिस्कस कर लेते हैं. जहां तक मुझे याद है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में. हमने क्या डिस्कस किया था? दैट इज प्रोनाउन. और उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी टर्म्स को भी डिस्कस किया था. यस और नो? ये हमने लास्ट क्लास में किया था. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आज की क्लास में हम क्या करेंगे? तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में और हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स की. और अगेन वी विल टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स. ठीक है? इज इट क्लियर फॉर एवरीबॉडी? सो लेट्स मूव ऑन. तो हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में. जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि एडजेक्टिव क्या है, पहले इसको समझते हैं. एडजेक्टिव वो शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे. क्या देंगे? एडिशनल इंफॉर्मेशन. और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कर सकती है? मॉडिफाई द इंटेंसिटी को मॉडिफाई कर सकती है. पॉजिटिवली भी कर सकती है और नेगेटिवली भी कर सकती है. तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे और उससे उस नाउन या प्रोनाउन की इंटेंसिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है. इंग्लिश में समझ लेते हैं. एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स which say something or some additional information about the noun or pronoun. In order to change, maybe positively or negatively,
may be to increase or decrease the intensity of that noun or pronoun in the sentence. एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. जैसे रमेश इज ए गुड प्लेयर. Now if you simply say Ramesh is a player, then also the sentence is okay, there is no problem. But when you say Ramesh is a good player, now you are giving some additional information. What is that additional information? That Ramesh is not just any player, Ramesh is a good player, एक अच्छा खिलाड़ी है. तो जब आपने ये शब्द यूज किया गुड, तो आपने क्या किया? प्लेयर क्या है? प्लेयर यहां पर एज ए नाउन यूज हो रहा है, तो आपने इस नाउन की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया. अभी तक जो प्लेयर था, अब ये क्या हो गया? गुड प्लेयर हो गया. सो व्हेन यू ऐड गुड हियर, you just increase the intensity of the noun, that is player. Is it clear everybody? सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है, तो सेमेस्टर एग्जाम देना पड़ेगा, और क्या करोगे? क्या मतलब कोई काला जादू वगैरह करवाना चाहते हो क्या टीचर के ऊपर, कॉलेज के टीचर के ऊपर? भाई देखो, मुझे काला जादू नहीं आता है, चुपचाप पढ़ाई करो. ठीक है. फिर जैसे हमने बात करी, रमेश इज इंटेलिजेंट. अब आपने क्या किया? रमेश के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी. रमेश इज इंटेलिजेंट. तो इंटेलिजेंट ये किसके बारे में बता रहा है? रमेश के बारे में. तो इंटेलिजेंट क्या हो गया? इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव हो गया यहां पर. कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? अब अगर हम एडजेक्टिव की बात करें, तो हम इसको 3 डिग्रीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक है नॉर्मल केस, जिसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं. दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री मतलब नॉर्मल केस में हम कुछ विशेषता बताएंगे या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे. बट जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, तो यहां हम कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक तुलना करेंगे. फिर है सुपरलेटिव डिग्री. कंपैरिजन जब हम करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री की जब हम बात करेंगे, तो हम नॉर्मली 2 चीजों में तुलना करते हैं. 2 इंसानों में, 2 चीजों में तुलना कर सकते हैं. लेकिन जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, तो हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं, पूरे समूह की बात करते हैं. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कोई भी रूल रटना नहीं है, याद नहीं करना है. सिर्फ उस रूल का जो एग्जाम्पल है, उसकी फ्रेमिंग अपने दिमाग में बनाना है कि अगर इस तरीके का सेंटेंस, इस तरीके का सिंटैक्स एग्जाम में आता है, तो हमें यह करना है. ऐसा आता है तो यह करना है. यह आपको दिमाग में एक फ्रेमिंग बनानी है. अब देखो, पॉजिटिव डिग्री में अगर हम किसी बात को कहेंगे तो कैसे कहेंगे? ध्यान से देखो. नो अदर प्लेयर इन द टीम इज एज गुड एज प्रकाश. हम क्या कर रहे हैं? एक नॉर्मल सेंस में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकाश जो है बहुत अच्छा खेलता है. नो अदर प्लेयर इन द टीम इज एज गुड एज प्रकाश. प्रकाश जैसा कोई नहीं. ठीक है. अब इसी को देखो, अगर हम कंपैरेटिव फॉर्म में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? प्रकाश इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर इन द टीम. अब यहां कंपैरिजन कैसे हम कर रहे हैं? प्रकाश को हमने एक तरफ रखा, और जो बची हुई टीम है उसमें से एक प्लेयर को लिया, उसको प्रकाश से कंपेयर किया. हमने कहा नहीं, प्रकाश बेटर है. उसको वापस रखा, दूसरे प्लेयर को लिया, फिर कंपेयर किया. हमने कहा नहीं, प्रकाश बेटर है. फिर वापस रखा, फिर नेक्स्ट प्लेयर को लिया. मतलब बची हुई टीम में से एक एक प्लेयर को लिया और उसको कंपेयर किया. किससे? प्रकाश से. तो कंपैरेटिव डिग्री. प्रकाश इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर इन द टीम. अब इसी बात को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे कहेंगे? प्रकाश इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम. प्रकाश इज
दी बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब यहां पर एक छोटा सा रूल है जो आपको ध्यान रखना है और काफी सारी जगह आपको यह मदद करेगा। जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री हो, सेंटेंस में आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे एडजेक्टिव की, तो उसके पहले आपको हमेशा क्या यूज करना है? द यूज करना है। मतलब ये फॉर्मेट है, द, उसके बाद आएगी सुपरलेटिव डिग्री। अब ये सुपरलेटिव डिग्री के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं अभी हम आगे तो वैसे डिस्कस करेंगे, बट फिर भी आप लोग जानते भी होंगे, जैसे हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, टॉलेस्ट, यस और नो, बेस्ट, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री आए तो उससे पहले द जरूर लगा देना। बात समझ में आ रही है सबको? याद रहेगा ये? चल आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट हैं जो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होते हैं, जैसे एज समथिंग एज, सो समथिंग एज। जहां पर आपको इस तरीके का कंस्ट्रक्ट मिले, जहां पर आपने सेंटेंस देखा और सेंटेंस देखते ही आपको समझ में आ जाए कि अरे ये तो एज समथिंग एज है, ये तो सो समथिंग एज है, तो समझ जाना कि यहां पर कौन सी डिग्री यूज होगी? पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। इसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा। कौन सा एग्जाम्पल था? नो अदर प्लेयर इन द टीम इज एज गुड एज प्रकाश। तो एज समथिंग एज आया तो हमने यहां क्या यूज किया? गुड। अब ना तो यहां बेटर यूज कर सकते हैं ना ही बेस्ट यूज कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते नो अदर प्लेयर इन द टीम इज एज बेटर एज प्रकाश। यू कैन नॉट से नो अदर प्लेयर इन द टीम इज एज बेस्ट एज प्रकाश। अब कुछ लोग स्पोकन इंग्लिश में ऐसा बोल जाते हैं तो सामने वाला समझ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिटन इंग्लिश में यह अनएक्सेप्टेबल है और गेट में चाहिए है रिटन इंग्लिश। ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दूसरा रूल क्या कह रहा है? जब आप कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो आप एडजेक्टिव के बाद ईआर लगाएं और देन यूज करें, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ना। एडजेक्टिव के बाद ईआर लगाएं और देन यूज करें। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, ग्रेट, ग्रेटर या ग्रेटेस्ट, या हाई, हाइयर, हाईएस्ट। तो ये कैसे बना रहा है कंपैरेटिव फॉर्म? जो एडजेक्टिव है ना उसमें लास्ट में ई आर जोड़ दे रहा है, ये सबको पता ही होगा। बट ये ध्यान रखना कि जब कंपैरेटिव डिग्री होगी तो भैया देन यूज होगा। दूसरा जो नेक्स्ट है वो तो मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव जब भी सुपरलेटिव फॉर्म में हो तो उससे पहले द जोड़ देना। जब भी सुपरलेटिव फॉर्म में हो तो उससे पहले द जोड़ देना। छोटे छोटे से रूल्स हैं, आई होप आपको याद रहेंगे। चलो अब आते हैं रूल्स की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे when the selection of two person or things of the same kind, तो हम कौन सा फ्रेज यूज करते हैं? the better of। इसमें हम क्या कर रहे हैं? टू persons और things जो एक ही जैसे हैं और उसमें से हमें करना है सिलेक्शन। जैसे यहां एग्जाम्पल दिया हुआ है दो बहनों का, शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। अब देखो इसमें याद क्या रखना है कि अगर आपको इस तरीके का फ्रेमिंग दिखे तो आपको यह समझ जाना है कि इसका यूजेज कैसे हुआ है।
ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन दे सकता है एग्जाम में कि भाई जो अंडरलाइन पार्ट है उसको करेक्ट करो या उसको चुनो। अब जैसे ये हो सकता है, इसके कई सारे और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे लिख देगा शी इज बेटर बेटर इन 2 सिस्टर्स, या कुछ भी लिख देगा, गलत लिखना है तो कुछ भी लिख सकता है, यस और नो। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये फ्रेज सही से यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ है। तो द फ्रेज है द बेटर ऑफ, द बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर क्या है? कंपैरेटिव फॉर्म, और कंपैरेटिव फॉर्म मैंने आपको बताया जब दो लोगों में, दो चीजों में कंपैरिजन होगा तो क्या यूज होगा? कंपैरेटिव फॉर्म यूज होगा। ठीक है, आई होप ये आपके दिमाग में रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ज्यादातर जो एडजेक्टिव्स हैं जब उनका कंपैरेटिव फॉर्म बनाना होता है तो उनके लास्ट में हम आर ऐड करते हैं या ई आर ऐड करते हैं, या तो आर ऐड करेंगे या ई आर ऐड करेंगे। ठीक है, आर कब ऐड करेंगे? जब उस शब्द के लास्ट में ई ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो सिंपली आर ऐड कर देंगे, लेकिन अगर लास्ट में ई नहीं है तो ई आर ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो ग्रेट है तो ई आर ऐड किया, क्या बना? ग्रेटर। अब यहां ब्रेव में ऑलरेडी ई था तो सिर्फ आर ऐड कर दिया, यस और नो। सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है तो एडजेक्टिव के लास्ट में या तो एस टी ऐड करेंगे या ई एस टी ऐड करेंगे। अगर उस शब्द के लास्ट में ऑलरेडी ई है तो सिर्फ एस टी यूज करेंगे, वरना ई एस टी यूज कर लेंगे। जैसे देखो ग्रेट में ग्रेटेस्ट, ई एस टी ऐड किया, बट ब्रेव में लास्ट में ई था तो सिर्फ एस टी यूज किया। ये तो पहले भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अलग अलग होता है, जो पहले पढ़ रहे हो उसको देख लो। यहां आपको अपनी काबिलियत नहीं दिखानी, यहां आप सीखने बैठे हुए हैं। तो अभी शांति रखो, पहले जो पढ़ रहे, अभी जो मिल रहा है पहले उसको तो एब्जॉर्ब कर ले भाई। एज बेस्ट एज क्यों अनएक्सेप्टेबल है? जैसे मैं आपसे कहूं कि आदमी नहीं उड़ सकता है तो आप कहो सर क्यों नहीं उड़ सकता है? भाई नहीं उड़ सकता है क्योंकि नहीं उड़ सकता है भाई। जब एक रूल बना दिया गया कि ये चीज अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, आप कहो कि मैं मोटरसाइकिल पे उल्टा बैठ के ऐसे चलाऊंगा, मैं कहूं भाई मैं नहीं चलाओ, बोलो नहीं सर मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा, क्यों नहीं चला सकते? तो चला लो फिर। जब मैं रूल पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं कि भैया ये अनएक्सेप्टेबल है, कह रहे क्यों अनएक्सेप्टेबल है? ठीक है, सुनो, समझो भाई, रूल्स की बात कर रहे हैं तो रूल बनाए गए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ हम अगर दो से ज्यादा साउंड आ रहे हैं, सिलेबल्स का मतलब क्या होता है? साउंड। कई सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसमें दो से ज्यादा सिलेबल या साउंड आते हैं, वहां क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा देते हैं। ठीक है, कैसे? अब साउंड सुनना, ब्यूटीफुल। अब दो या दो से ज्यादा साउंड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसमें दो से ज्यादा साउंड आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग, देखो कितने साउंड आ रहे हैं? 3 साउंड आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो जब भी दो या दो से ज्यादा साउंड आएंगे तो वहां पर ये ईआर और ईएसटी वाला फेल हो जाएगा। तब क्या लगाना पड़ेगा? ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल,
और सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटरेस्टिंग का हो जाएगा मोर इंटरेस्टिंग या मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो अगर एग्जाम में कहीं आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है तो आपको क्या करना है, मन में बोलकर देखना है उस एडजेक्टिव को कि क्या उसमें दो से ज्यादा साउंड आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आपको मोर और मोस्ट वाला रूल अप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, हमने ये तो डिस्कस किया ना। ये देखो, कंपैरेटिव डिग्री में इन जनरल, देखो ये जितने भी रूल्स हैं ना, ये जनरल रूल्स हैं, इनके सबके एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस ही डिसाइड करना पड़ेगा। ये आपको सिर्फ ये मदद करेंगे कि क्या ज्यादा सही है। अब जैसे एडजेक्टिव के साथ ईआर लगा है, कंपैरेटिव फॉर्म है, तो देन यूज कर लेंगे। अब तुम कंफ्यूज कहां पर हो रहे हो? तुम कंफ्यूज हो रहे हो इस पे, तुम्हारे साथ दिक्कत यहां हो रही है कि सर द बेटर देन। अरे पगले, बेटर देन का क्या मतलब है? जब किसी एक चीज को किसी एक चीज से कंपेयर करेंगे तो वहां हम देन लगा सकते हैं। यहां हमने क्या किया है कि दोनों सिस्टर को एक जगह पर रखा और फिर हम बता रहे हैं कि जो ये वाली सिस्टर है ये इन दोनों में बेटर है। सो द बेटर, शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। यहां दोनों अलग अलग है, कंपेयर कर रहे हैं, तो देन है। मतलब ए को बी से कर रहे हैं, बी को ए से कर रहे हैं। नमन बेटा, एक बात मुझे बताओ, मैं यहां हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, आंख नाक कान खोल के क्लास में बैठो बेटा। कंसीडर एडजेक्टिव है कि नहीं, पहले ये सोच लो। हम किसकी बात कर रहे हैं? एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, ज्यादा समय है नहीं हमारे पास। नेक्स्ट इज व्हेन टू क्वालिटीज आर कंपेयर्ड इन द सेम पर्सन और थिंग। मतलब एक ही इंसान की जब दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जाए, देन कंपैरेटिव डिग्री इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग मोर इंस्टेड ऑफ आर और ई आर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। जब एक ही इंसान की दो चीजों को कंपेयर किया जाए, दो क्वालिटीज हो सकती हैं, ये सुनो, या दो कमियां हो सकती हैं, तो वहां पर आर और यार वाला फॉर्मेट नहीं यूज करेंगे, वहां मोर यूज कर लेंगे। जैसे रेखा इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। वाइज और इंटेलिजेंट में क्या अंतर है? देखो, जो वाइज है, जो वाइज है ये फ्यूचर को लेके चलेगा, ये लंबा सोच पा रहा है। इंटेलिजेंट हर एक वो पर्सन होगा, उसको आपने एक प्रॉब्लम दिया और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। भाई उसी को तो इंटेलिजेंट कहते हैं ना। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि उस घोड़े का नाम बताओ जिसके 3 टांगे हैं। बताओ, ऐसा कौन सा घोड़ा है जिसके 3 टांगे हैं? तो कोई भी ऐसा घोड़ा बता सकते हो, कोई भी नाम ले लो, कह दो कि भाई उसकी एक टांग एक्सीडेंट में कट गई थी। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है उसको हम बोलेंगे कि वो इंटेलिजेंट है। लेकिन वाइज कौन होगा? जो अगले 5 क्वेश्चन के हिसाब से दिमाग चला रहा है। यस और नो? तो ये सेंटेंस क्या कर रहा है? ये सेंटेंस कंपेयर कर रहा है कि रेखा जो है वो वाइज ज्यादा है या इंटेलिजेंट ज्यादा है। तो यहां पर आप वाइजर यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से रेखा इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? रेखा इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर एग्जाम में आया तो बहुत बच्चे गलती करेंगे।
लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग नहीं करोगे। और जितने लोग यहां हंसी मजाक कर रहे हैं, ये रिजल्ट के टाइम पे उनके साथ हंसी मजाक होगा। हर चीज को हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए लाइफ में। सही समय पर सही जगह पर सही काम करना ही सही होता है। ठीक है, ये कह रहा है मजनू भाई का घोड़ा। बात समझ में आ रही है? जब एक ही इंसान की दो क्वालिटीज या अच्छाइयों या बुराइयों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है तो आर और यार ना यूज करके मोर यूज करेंगे। बहरख्याल आई होप यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसी परिस्थिति हो तो वाइजर ना यूज करके मोर वाइज हम यूज करेंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चलो, एनी अदर शब्द का यूज हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। जैसे गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, ठीक है, तो ये सही कंस्ट्रक्ट है, मतलब ये एक्सेप्टेबल है, ये करेक्ट है। गलत क्या है? अब ये देखो बोलचाल की भाषा है, दिस इज स्पोकन इंग्लिश। आम बोलचाल में लोग बोलते हैं गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। बोलने में एक्सेप्ट है, कर सकते हैं, लेकिन जब लिखने वाली इंग्लिश की बात होगी तो ये गलत है। एनी की जगह एनी अदर होना चाहिए। गोल्ड इज प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ उनको पॉजिटिव फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं, आप उसकी डिग्री नहीं बढ़ा सकते। जैसे इंटीरियर। अब इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इंटीरियर मतलब जो अंदर की तरफ हो, इनसाइड ऑफ समथिंग। अब देखो, इनसाइड और आउटसाइड के बीच में एक बाउंड्री है। जैसे बिल्ली या तो घर के अंदर है या घर के बाहर है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्ली थोड़ी अंदर है, बहुत अंदर है, ज्यादा अंदर है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मोर इंटीरियर या मोस्ट इंटीरियर। एक बार अंदर घुस गई मतलब बिल्ली अंदर है। आर यू गेटिंग दिस? तो जैसे इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, अल्टीरियर हो गया। अल्टीरियर का मतलब क्या होता है? अल्टीरियर का मतलब होता है हिडन। जैसे कहते हैं अल्टीरियर मोटिव, इसके मन में कुछ छुपा हुआ उद्देश्य था। नाउ व्हेन समथिंग इज हिडन, यू कैन नॉट से इट इज मोर हिडन, मोस्ट हिडन। भाई जो छुपा हुआ है वो छुपा हुआ है। अब कितना छुपा हुआ है इसका आप आकलन नहीं कर सकते। अब जैसे मेजर, मेजर मतलब जो डोमिनेंटली। अब मेजर को आप ये नहीं कह सकते मोर मेजर, मोस्ट मेजर। या माइनर जो छोटा है, आप ये नहीं कह सकते मोर माइनर, मोस्ट माइनर। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें ब्लैक और व्हाइट है, 0 और 1 है, उसमें आप इंटेंसिटी बढ़ा घटा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने कहा, अब जैसे बोलचाल की भाषा में लोग बोल देते हैं दिस इज मोर इंटीरियर देन दैट। आपने सुना भी होगा, अपने आसपास लोग ऐसा यूज करते हैं, बोलते हैं दिस इज मोर इंटीरियर देन दैट। यस और नो? तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इंटीरियर का मतलब है कि ज्यादा अंदर है। सॉरी, इंटीरियर का मतलब है कि अंदर है। अब कितना अंदर है, कितना इंटीरियर है, मोर इंटीरियर, मोस्ट इंटीरियर आप यूज नहीं कर सकते। तो सही क्या हो जाएगा? दिस इज इंटीरियर टू दैट। 0 और 1 का डिफरेंस है इसमें। सुपीरियर भी इसी तरीके से है। सुपीरियर में आप मोर सुपीरियर, मोस्ट सुपीरियर यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कुछ ऐसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद टू लगाया जाता है, देन नहीं लगाया जाता। अब ये आपको अपने मन में रखना पड़ेगा। जैसे
सुपीरियर टू होगा, सुपीरियर देन नहीं होगा, सीनियर टू होगा, सीनियर देन नहीं होगा, जूनियर टू होगा, जूनियर देन नहीं होगा, इंफीरियर टू होगा, इंफीरियर देन नहीं होगा, प्रायर टू होगा, अंटीरियर, अंटीरियर मतलब जो पहले आया हो, विच कम्स बिफोर, विच कम्स बिफोर, और पोस्टीरियर का मतलब विच कम्स आफ्टर, which comes after. Is it clear everybody? तो इन सब के बाद टू लगाना, इंफीरियर का मतलब होता है तुच्छ, छोटा, इंफीरियर मीन्स टाइनी, रुक जाओ, अच्छा एक एक करके। दीपेश जी कह रहे हैं सर डीप के यूज, डीप के यूज कर सकते हैं क्या? डीप, डीपर, डीपेस्ट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। यूनिवर्स जी कह रहे हैं लास्ट रूल में अदर क्या डिफरेंस ला रहा है, समझ नहीं आया। लास्ट रूल में अदर, इसमें अदर क्या डिफरेंस ला रहा है? देखो यहां पर गलती क्या हो रही है, जब आप बोलते हैं गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, अब ध्यान से सुनना, मोर प्रीशियस क्या है? मोर प्रीशियस है कंपैरेटिव, ये क्या है? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव हमेशा क्या करेंगे? दो चीजों का करेंगे, दो लोगों का, दो चीजों का। आप यहां क्या कर रहे हैं? एनी मेटल मतलब सारे मेटल एक तरफ रख दिए और गोल्ड को इधर रख दिया, अब कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, एक एक करके होगा। तो उस ग्रुप में से एक को उठाया, एनी अदर मेटल, उसको कंपेयर किया गोल्ड से, हाँ गोल्ड बेहतर है, वापस रख दिया। फिर दूसरा उठाया उसमें से, हाँ गोल्ड बेहतर है। सो एनी अदर का मतलब एट अ टाइम जो बाकी मेटल्स हैं उसमें से कोई एक मेटल लेके हम कंपेयर कर रहे हैं। जब आप एनी मेटल कहते हो तो मतलब सारे मेटल एक तरफ और गोल्ड एक तरफ, तो फिर यहां आप कंपैरेटिव नहीं यूज कर सकते, फिर आप सुपरलेटिव के फॉर्म में लिख सकते हो। फिर आपको लिखना पड़ेगा गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल, काम खत्म। इज इट क्लियर? मोर डीप लिखना सही नहीं है, ठीक है। अंटीरियर का मीनिंग बताया तो बाबू, अंटीरियर मतलब जो पहले आए, पोस्टीरियर मतलब जो बाद में आए, ठीक है। चलो, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं दे आर नॉट यूज्ड इन द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये 0 और 1 में होगा। जैसे एम्प्टी, नाउ यू कैन नॉट से मोर एम्प्टी और मोस्ट एम्प्टी। इफ समथिंग इज एम्प्टी मीन्स देयर इज नथिंग इनसाइड इट, सो नाउ यू कैन नॉट ऐड डिग्री। आप डिग्री उसमें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई चीज एम्प्टी है मतलब वो खाली है। अब कह रहे नहीं वो तो ज्यादा खाली है, वो तो बहुत ज्यादा खाली हो गई, अरे इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। एक्सीलेंट, now excellent in itself is an extreme. Now you cannot go beyond that, you cannot say more extreme, most extreme. Now circular, if something is circular it's like this, now you cannot say more circular, most circular, okay. Extreme, chief, entire, complete, perfect, final, last, unique, universal, round, square, triangular, eternal. Eternal means
नॉट बाउंडेड बाय द टाइम, जो समय सीमा से बंधा हुआ नहीं है, दैट इज इटर्नल। एम्पटीयर कुछ नहीं होता है, ऐसा मत करो, ठीक है? खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो, दूसरे को भी करोगे। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या सुपरलेटिव फॉर्म में ही यूज होते हैं, वो कंपैरेटिव फॉर्म में यूज नहीं होते। जैसे या तो टॉप होगा या टॉप मोस्ट होगा, टॉप मोर कुछ नहीं है। जैसे ईस्टर्न होगा या ईस्टर्न मोस्ट होगा, ईस्टर्न मोर कुछ नहीं है। तो ये भी 0 और 1 की कैटेगरी है, ठीक है? नेक्स्ट, प्रेफरेबल इज नॉट यूज्ड विद मोर, प्रेफरेबल इज फॉलोड बाय टू। जैसे अगर आपने लिखा दिस इज मोर प्रेफरेबल देन दैट, अब आम बोलचाल की भाषा में आप रेस्टोरेंट जाएंगे तो आप ये सब कह सकते हैं, सामने वाला सुन लेगा। लेकिन अगर आप एग्जाम के हिसाब से देखें तो आपको प्रेफरेबल के साथ आप मोर नहीं यूज कर सकते, और देन की जगह क्या यूज करना है? टू। दिस इज प्रेफरेबल टू दैट, ये सही सेंटेंस की फ्रेमिंग है, ये गलत है। तो अगर 4 स्टेटमेंट ऐसे दे दिए तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि प्रेफरेबल के साथ मोर नहीं लगा सकते, ठीक है? नेक्स्ट, जब एक ही इंसान की दो चीजों को कंपेयर करेंगे तो उसमें डिग्री का कंपैरिजन सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे गांधी जी की बात करें, गांधी जी इज द नोबलेस्ट एंड द वाइजेस्ट ऑफ ऑल नेशनल लीडर्स, ठीक है? तो यहां पर नोबलेस्ट है तो यहां पर भी क्या होगा? वाइजेस्ट। दो क्वालिटीज को साथ में जोड़ा जा रहा है, तो डिग्री सेम होगी दोनों की, अलग अलग नहीं हो सकती। प्रायर और अंटीरियर एक ही जैसी बात कह रहे हैं, बट दोनों में अंतर क्या है कि प्रायर नॉर्मली हम टाइम के सेंस में यूज करते हैं, प्रायर टू दिस, प्रायर टू लंच, प्रायर टू डिनर, प्रायर टू द क्लास। अंटीरियर और पोस्टीरियर हम पोजीशन या लोकेशन के हिसाब से ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है? अब जैसे हम गांव जा रहे हैं तो गांव से पहले पीपल का पेड़ पड़ेगा, तो हमें कहना चाहिए कि जो पीपल का पेड़ है वो क्या है? अंटीरियर है, पहले पड़ जाएगा। समझ में आ रही है ऋषिकेश? आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं व्हेन दे आर प्रीसीडेड बाय द, दे बिकम नाउन्स इन प्लूरल, हेंस प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम। अब ये रूल याद रखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस, किसके एग्जाम्पल? नहीं कर सकते आनंद बेटा, यहां तुम कोई केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में थोड़ी बैठे हो कि बेटा कि थोड़ा सा Na, थोड़ा सा Cl, थोड़ा सा फ्लोरीन मिला के देखते हैं। देखो चीजें बहुत सिंपल हैं, आप जानबूझ के उसको कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप फंसोगे उसमें, आपको एग्जाम में दिक्कत होगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि इधर चलना है, आप कह रहे हो कि सर इधर क्यों नहीं चल सकते हैं, तो चलो इधर फिर। अरे हर चीज का एक फॉर्मेट होता है भाई, तुम कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर रहे हो कि सर मोर भी लगा दे, वाइजेस्ट भी लगा दे। लैंग्वेज पढ़ रहे हो कि कोई मजाक कर रहे हो? जीवन में पहले कभी क्लास अटेंड करी है कोई कि टीचर कोई बात बता रहा है भाई, या तो तुम्हारी बात में लॉजिक हो, मतलब तुम कुछ भी यूज नहीं कर सकते ना, ये सुनो। और यहां कोई रिसर्च और डेवलपमेंट तो तुम कर नहीं रहे हो लैंग्वेज के ऊपर, भाई या तो तुम
सिंपली बीए, ये बीएससी एमएससी करके जाओ और लैंग्वेज के ऊपर पूरा पीएचडी करो, कह दो कि हम ये भी यूज करेंगे इंग्लिश में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो उस सोच, उस माइंडसेट के साथ एग्जाम में उतरो। एग्जाम्पल याद रखने ही नहीं है, जब इनको प्रैक्टिस करोगे। अभी आपको पहली बार इसलिए लग रहा है, चीजों में थोड़ा टाइम लगता है। चाय को उबालोगे तो उसमें स्वाद आएगा, जल्दी से दूध डाला, चीनी डाली, ये चाय पत्ती डाली, हे निकाल लिया, स्वाद नहीं आएगा। टाइम दो चीजों को थोड़ा। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अभी जो तुम्हारा जीवन का अगला 2, 4, 5 साल, 10 साल है, इसमें अपने कैरियर को सबसे ऊपर रखो। तुम क्या करते हो, जब ओटीटी पे पिक्चर देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल होता है 5000%। पढ़ रहे हो, अरे जल्दी पढ़ ले यार, खत्म करे तो भूल गए ये। अरे शांत दिमाग से पढ़ भाई, तेरा ये सबसे इंपॉर्टेंट तेरे कैरियर के लिए है। इतनी सी बात नहीं समझ में आती? ये छोटे छोटे एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दो, अब तुम बच्चे नहीं हो। जिम्मेदारी लेना सीखो। सर पढ़ते नींद बहुत आती है, अरे तो सो जाओ। मुझे याद नहीं होगा, मैं कक्षा 8 के बाद से बता रहा हूं, क्लास 8 के बाद से। आज स्कूल एजुकेशन पूरा हो गया, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, पिछले 12-13 साल से, 14 साल से पढ़ा रहा हूं। मुझे आज तक, और ये मैंने कब किया है, 10th मैंने किया है सन 2000 में, तो लगभग 1998 से जोड़ लो। 98 के बाद से, उससे पहले तो पता नहीं, अब छोटे थे तो याद नहीं है इतना। 98 के बाद से मुझे आज तक याद नहीं है कि कभी ऐसा हुआ हो कि मैं दिन में सो गया हूं। मैं आज तक नहीं सोया, भले ही मैं पूरे दिन छुट्टी पे हूं, घर पे हूं, चाहे घर का काम कर रहे हैं या अपना कुछ पढ़ रहे हैं या बच्चों के साथ कुछ कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ कर रहे हैं, मैं नहीं सोया। इसलिए नहीं सोया क्योंकि मेरी कभी आदत ही नहीं पड़ी वैसी। तो ये अपने दिमाग से एक्सक्यूजेस निकालो। जो आज तक अचीव नहीं किया है, उसको अचीव करने के लिए वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया है। तो तुम मुझे ये मत बताओ कि सर हम ये नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे अंदर तो वो जुनून होना चाहिए कि सर आपने 15 ही रूल क्यों पढ़ा है, 50 रूल और पढ़ाओ सर, हम पढ़ेंगे। तुमसे मैं कह रहा हूं कि शेर की तरह घात लगाओ, तुम मेमने की तरीके से ऐसे ऐसे कर रहे हो, और ऐसे ऐसे करके जीत नहीं पाओगे, हार जाओगे। बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा लाइफ में। अभी तो कुछ नहीं है बेटा, अभी तो शुरुआत है। अभी तो पिक्चर का पी भी आपने नहीं देखा है। अभी बहुत संघर्ष है जिंदगी में, और उस संघर्ष को थोड़ा सही डायरेक्शन देना है तो चीजों की जिम्मेदारी लेना सीखो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल्स आपको रटने नहीं है। अगर रट नहीं था तो मैं कह देता रूल्स रट ले। आपको अपने दिमाग में एक फ्रेम बनाना है। मैंने इसको कई बार समझाया भी आपको कैसे बनाना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। देखो, मैं होता आपकी जगह तो मैं इस रूल को कैसे याद रखता। ये कह रहा है कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं उनके पहले दा लगा दो तो वो प्लूरल बन जाते हैं, और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज करते हैं। कैसे? जैसे रिच, पुअर, नीडी, एजेड, ब्लाइंड, डेड, मीक, विकेड। मीक का मतलब क्या होता है? वीक, फिजिकली वीक। विकेड का मतलब क्या होता है? दुष्ट, ईविल।
अच्छा, तुम में से कोई ऐसा है जो इंपॉर्टेंट के लिए इंप लिखता है? कुछ लोग इंपॉर्टेंट को इंप लिख देते हैं। इंप का मतलब होता है राक्षस का बेटा, डेविल्स सन। तो कुछ लोग किताबों में लिख देते हैं इंप इंप, मत लिखना राक्षस का बेटा। देखो भाई, आपस में बात मत करो। आपस में बात करना है, नंबर शेयर कर लो, बाहर मिलो, पार्क में जाओ, नदी में तैरो, पहाड़ पे चले जाओ, 15 दिन पहाड़ पे रहो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। क्लास में रहना है तो थोड़ा एक मैनर के साथ रहो, आपस में बातचीत मत करो। अब देखो इसने क्या किया, रिच के पहले क्या लगा दिया, दा। वैसे रिच है क्या? रिच एक एडजेक्टिव है। रिच क्या है? रिच एक एडजेक्टिव है। लेकिन जैसे ही आपने इसके पहले दा लगाया, अब ये क्या बन गया? नाउन। और ये नाउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस पूरी की पूरी क्लास या कैटेगरी में जितने भी लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, द रिच यूजुअली हेट द पुअर। अब देखो ध्यान से देखो, वर्ब कौन सी यूज हुई है? प्लूरल वाली। सिंगुलर में एस या ईएस लगा देते हैं, सिंगुलर में हेट्स हो जाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। तो देखो आपको चीजों को कैसे पकड़ना है। अब जैसे मान लो मुझे ये रूल नहीं आता था, या मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया और मुझे याद रखने का मन भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मैं ये सोचूंगा, जब एग्जाम में मैं ये पढ़ूंगा, मैं कहूंगा कि यार रिच लिखा है। रिच तो यार एडजेक्टिव होता है, इतना तो ज्ञान होना चाहिए आपको। इतना समझ जाओगे ना कि रिच पुअर ये क्या है? एडजेक्टिव है। बट आपने लिखा द रिच, तो द रिच मतलब ये उन लोगों की बात कर रहा है जिनके पास पैसा है, और ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो मतलब जो सब्जेक्ट है, जो कहानी का हीरो है, वो प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। काम खत्म हो गया। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? इसको समझने में क्या प्रॉब्लम है? इसमें आपको क्या रटना पड़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैंने आपसे कहा रूल रट ले? नहीं। इसको बोलते हैं फ्रेमिंग करना दिमाग में। और ये फ्रेमिंग एक बार कर ली, ये हमेशा काम आएगी, और आपको कम समय में जो आउटपुट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और एडजेक्टिव्स की, जैसे फार्दर और फर्दर। दोनों एक जैसे शब्द हैं, मीनिंग अलग अलग है। फार्दर यूज करते हैं जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, और जब हम फादर शब्द यूज करते हैं तो मतलब ये ज्यादा डिस्टेंस है, छोटी मोटी डिस्टेंस नहीं है। पगले, मेरे भाई, ये देखो बड़े बड़े शब्दों में लिखा है सम एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं। हाँ, तो पुअर के लिए भी लिख सकते हो भाई, पुअर के लिए भी लिख सकते हो ना। इसको उल्टा कर दो, तुम लिख दो द पुअर यूजुअली हेट द रिच। ठीक है, चलो। तो फार्दर शब्द यूज करेंगे जहां ज्यादा डिस्टेंस होगी, सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू समथिंग। अब इस शब्द पे मैं आपका 1 मिनट लूंगा। आप जीवन में कोई भी इंटरव्यू दें, अगर अगले 1 मिनट आप मेरी बात सुनेंगे तो शायद आपका जीवन बदल सकता है। एक नॉर्मल कन्वेंशनल जो अप्रोच है कि आप इंटरव्यू जाते हैं तो क्या होता है, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, गए तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो 10 में से 10 बच्चे ज्यादातर ऐसे ही शुरुआत करते हैं, सर माय नेम इज आशुतोष सक्सेना, आई एम फ्रॉम लखनऊ,
my father's name is this, my father works as this, my mother's name is this, my mother works as this, और she is housewife, और ये सब कहानी। ठीक है, अब इमेजिन करो आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा, उसने 20 लोगों का सुबह से इंटरव्यू लिया, आप आखिरी कैंडिडेट थे, उसके अंदर एनर्जी बची नहीं थी, उसने कहा यार बाहर में जाए, जल्दी इंटरव्यू लो, घर चलते, थक गए, पीठ में दर्द हो रहा है बहुत। उसकी साइकी को समझो, वो 55 साल का आदमी, आज तुम 25 साल के हो, पैर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, 55 साल का आदमी जो तुम्हारा इंटरव्यू लेने जा रहा होगा या ले रहा होगा, वो सुबह से बैठा है, 4-5 घंटे हो गए, तो उसकी पीठ में हो रहा होगा जबरदस्त दर्द, तो उसको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है नहीं, उसको बस काम खत्म करना, अपना चेक लेना, पैसा लेना, जाना है घर। तो उसने कहा चलो इसको ऐसे ही निपटा देते। वो भी परेशान, तुम भी परेशान, सुबह से तुम भी बैठे थे, तुम्हारा भी दिमाग खराब था। अब तुम जैसे ही एंटर किए रूम में, उसने पूछा हाँ भाई चलो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तुमने कहा सर आई लव बर्ड वॉचिंग, या तुमने कहा सर आई लव पेंटिंग, आई लव म्यूजिक। अब उसके कान खड़े हो जाएंगे कि भाई साहब ये कौन आ गया, नाम, पता, एड्रेस, बाप का नाम, मां का नाम, बाप का व्यवसाय, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये उस फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको पता है। तो उसको क्या चाहिए, इसके अलावा बताओ, फर्दर इन एडिशन टू। अगर आपने ये कर दिया अपने इंटरव्यू में, आप समझ नहीं सकते हैं कि आपका इंटरव्यू किस लेवल पर जाएगा। लेकिन हवा हवाई बातें ना हो, ये नहीं कि उससे बोल दिया कि हाँ, उसने पूछा कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कह रहे हैं सर आई लव बर्ड वॉचिंग। अब उसने कहा 5 माइग्रेटरी वर्ड्स के नाम बताओ, कह रहे आए, तब पता नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉलेज रखो तो फिर पूरी रखो। तो फर्दर हो गया इन एडिशन टू, फार्दर हो गया डिस्टेंस के लिए, इसको याद रखिएगा। कई ऐसे शब्द हैं जैसे मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, इनमें नाउन भी प्लूरल यूज होगा और वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। जैसे अ ग्रेट मेनी पीपुल डाइड इन द एक्सीडेंट, माई ब्रदर हैज अ गुड मेनी फ्रेंड्स। अब देखो यहां पर थोड़ा आपको अंतर समझ में आएगा। अब मान लो मैं यही सेंटेंस लिखता बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में, माई ब्रदर हैज ए गुड मेनी फ्रेंड। तो ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता। क्या यूज करना है, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तो जहां पर भी ये शब्द यूज हो ना, मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, ये सब प्लूरल सेंस की बात कर रहे हैं, यस और नो? तो वहां पर प्लूरल सेंस ही यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। मेनी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ध्यान से देखो। मेनी के बाद ए आएगा, नाउन का सिंगुलर फॉर्म आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। तो अगर मेनी के बाद ए लगाए तो कहानी पलट जाएगी, क्योंकि अब आप किसी एक की बात कर रहे हैं उसमें से। अभी तक आप सबकी बात कर रहे थे, मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी। अब आप बात कर रहे हैं मेनी आ, मेनी ए साइंटिस्ट। अब यहां पर साइंटिस्ट लिखा होता तो गलत होता, ऐसे ही देता आपको सेंटेंस करेक्शन में, स्पॉटिंग द एरर, ये वो ढिमका फलाना। ये छोटी छोटी बातों को आपको प्रैक्टिस करना है। तो कहीं पर भी मेनी ए दिख जाए तो समझ जाओ कि उसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा और उसका सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, क्योंकि वर्ब तो हमेशा किसको कंफर्म करेगी, सब्जेक्ट को।
तो मेनी ए साइंटिस्ट इज, अब अगर इसके साथ स्टेटमेंट लिखा होता मेनी ए साइंटिस्ट आर, वो गलत होता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यू, लिटिल, मच, मेनी। फ्यू, लिटिल, मच, मेनी। फ्यू हम कहां यूज करते हैं? जहां प्लूरल नाउन होता है। लिटिल कहां यूज करते हैं? जब सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं और नॉन काउंटेबल होता है। ठीक है, मतलब फ्यू शब्द हम कैसे यूज करेंगे? फ्यू शब्द हम यूज करेंगे जहां पर हमें क्वांटिटी पता है, हम गिन सकते हैं, और वहां पर हम यूज करेंगे प्लूरल सेंस में। लिटिल का मतलब कम, अब वो कम कितना कम है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, फ्यू और लिटिल, इसको ऐसे याद रखो कि फ्यू में क्या कर रहे हैं हम? फ्यू में काउंटिंग पॉसिबल है, बट लिटिल में अनकाउंटेबल, आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे आप ये कह सकते हो फ्यू एप्पल्स, अब देखो एग्जाम्पल की मदद से समझ लो। जैसे आप कह सकते हो फ्यू एप्पल्स, क्योंकि आप एप्पल्स को क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। लेकिन लिटिल के साथ आप एप्पल नहीं यूज कर, मतलब एप्पल के साथ लिटिल नहीं यूज करोगे। लिटिल के साथ क्या यूज करोगे? हैप्पीनेस, जैसे लिटिल हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस को क्या तौल सकते हो कि 5 किलो हैप्पीनेस, 200 ग्राम हैप्पीनेस? नहीं तौल सकते। तो फ्यू यूज करेंगे जहां पर हम काउंट कर पा रहे हैं, जहां काउंट नहीं कर पा रहे हैं वहां लिटिल यूज करेंगे। दोनों ये बता रहे हैं कि जो क्वांटिटी है वो कम है, चीजें कम है। फ्यू का मतलब भी लेस या कम है, और लिटिल का मतलब भी कम है। ठीक है, सो विदाउट आर्टिकल्स फ्यू एंड लिटिल यूजुअली हैव नेगेटिव मीनिंग। अगर आपने पहले आप लोग लिख लो आराम से, फिर बात करते हैं। तुम्हारा बेटा नाम ही ऋतिक नहीं है, तुम वाकई में कोई मिल गया के जादू बन सकते हो। जब साइज की बात कर रहे हो तो लिटिल क्यों बोलोगे बेटा? स्मॉल साइज बोलोगे ना। ऐसे तो तुम ये भी बोल सकते हो, अगर हिंदी में बात करें, कि तुम बोलो कि मैं साइकिल से जा रहा था, मैं गिर पड़ी, और बोलोगे सर सही तो है। ये सुनो, हेमराज बेटा लिटिल वाला अभी खत्म ही नहीं हुआ है, तो फिर अगेन क्या? पहले एक बार, पहले एक बार, कम से कम एक बार तो पढ़ लो।
तुमने अभी एक बार भी नहीं पढ़ा, वो कह रहा फिर से बता दीजिए। एक बार तो पढ़ लो, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा। मतलब पहली देखो इंटेंसिटी, देखो पहले अभी पढ़ा नहीं है पूरा, कह रहा फिर से पढ़ाइए। पहली बार तो पढ़ ले यार। देखो, या तो तुम्हें मेरे रास्ते चलना पड़ेगा, और अगर तुम्हें अपने रास्ते चलना है तो वो रास्ता बहुत कठिन होगा। ये वही बात हुई कि हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से कहा कि भैया ये दिक्कत है, डॉक्टर ने दवा लिख के दे दी, ठीक है, पर्चा लिया, ले गए एक दूसरे डॉक्टर के पास और उससे कहा कि भाई पहले वाले डॉक्टर को दिखाया था, उसने ये दवा बताई है, अब आप बताइए। उस डॉक्टर ने कहा सारी दवाएं गलत है, ये लो। उसने अपनी दवाएं लिख दी, फिर तीसरे डॉक्टर के पास गए, फिर चौथे डॉक्टर के पास गए, तो उस आदमी का इलाज ही नहीं हो पाया कभी। वो ऐसे ही उसका राम नाम सत्य हो गया। तो ज्यादा अच्छा डॉक्टर ढूंढने के चक्कर में ये जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि लिटिल के साथ हेल्प यूज, जो बताया जा रहा है, जो अभी सामने है, नहीं 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 नहीं, ऐसा करके देखते हैं। देखो, मैंने फिर बार बार वही बात बोल रहा हूं कि आप स्पोकन इंग्लिश में बहुत कुछ बोलते हैं, वो चल जाता है, रिटन इंग्लिश में नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं लिटिल शुगर, अब देखो शुगर के साथ क्या चक्कर है, शुगर को आप एक्चुअली काउंट नहीं कर पा रहे हो सही से, यस और नो, या सही, और इसको सही मायनों में कहें तो हम कहेंगे कि इट लिटिल स्वीट, स्वीटनेस को आप मेजर नहीं कर सकते, यस और नो। एक सिंपल सी मैंने बात कही, देखो मतलब मैंने कितना सिंपली आपको दिया, आपने क्या किया, ले और ले और ले, ये ऐसे कर वैसे कर, ले, हाँ अब बताओ सर। मैं ऑलरेडी तुमको गया पहाड़ से, मुझे 12 साल का वो एक्सपीरियंस था, मैं पहाड़ से गया, एक बार में मैंने वो जड़ी बूटी निकाली, तुमको दे दी कि ये खाओ फायदा होगा। तुम गए, तुम पूरा जंगल के सारे पेड़ ले आए, मिला दिया, कहते तो सर अब बताओ। अरे पगले, अगर काउंट कर पाओगे तो फ्यू लिख लेना, काउंट नहीं कर पाओगे तो लिटिल यूज कर लेना। सिंपल सा एग्जाम्पल दिया, फ्यू एप्पल्स, ठीक है, और लिटिल हैप्पीनेस। ये मैं तुमको पहले भी देख रहा था, एक लड़का लिख रहा है कि सर लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बेटा यहां हम काउंटिंग कर रहे हैं, लिटिल शब्द के कई सारे मीनिंग हैं, यहां हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं। जब तुम लिटिल स्टार बोल रहे हो तो वो स्टार के साइज की बात कर रहा है, हम यहां पर साइज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके काउंटिंग या अनकाउंटेबल होने की। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब मुद्दा देखो क्या है, जो इंपॉर्टेंट यहां पर रूल है वो ये है, अगर आपने फ्यू और लिटिल के पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज किया तो वहां पर मीनिंग है निगेटिव, लेकिन अगर आपने आर्टिकल यूज कर लिया तो मीनिंग क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। कैसे, अब इसको समझते हैं, अब ध्यान से अगले 2 मिनट सुनना। हाँ, नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉन काउंटेबल होता है, ठीक है कार्तिक। अब ध्यान से देखो,
जब आपने बोला देयर आर फ्यू बुक्स ऑन मशीन्स इन द लाइब्रेरी, इसका मीनिंग क्या जाता है? जब आपने बोला देयर आर फ्यू बुक्स ऑन मशीन्स इन द लाइब्रेरी, इसका मतलब हार्डली मशीन की कोई किताब लाइब्रेरी में है। नेगेटिव सेंस में आप कह रहे हो बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। So when you say there are few books on machines in the library, it means you want to say hardly there is any book on machines in the library. Negative sense. But when you put the article before it, there are a few eggs in the basket. मतलब कुछ अंडे तुम्हें मिल गए, तो कुछ तो है। जैसे तुम ये भी कह सकते थे कि तुम गए लाइब्रेरी, तुमको एक दो किताबें मिल गई मशीन में, तो तुम पॉजिटिव हो गए ना। तो तुम बोलोगे देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन मशीन्स इन द लाइब्रेरी, मतलब कुछ किताबें तो हैं भैया लाइब्रेरी में मशीन पे। तो जब फ्यू सिंपली लिखा तो नेगेटिव, जब ए लगा दिया तो पॉजिटिव। बात समझ में आई? ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि फ्यूअर यूज करें या लेस यूज करें, फ्यूअर या लेस, तो वही लिटिल वाला यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। तो फ्यू कहां यूज करोगे? फ्यूअर, जहां पर काउंट कर पा रहे हो। लेस कहां यूज करोगे? जैसे मैंने बोला लेस शुगर या लिटिल शुगर। अब देखो, जितने भी लोग रिटन इंग्लिश में लिटिल शुगर बोलेंगे वो गलत लिख रहे हैं। बोलने में आप बोल सकते हो लिटिल शुगर। अब बड़े 5 स्टार होटल में जाओगे, वहां तो जो वेटर है वो भी पीएचडी करके बैठा हुआ है, उसकी 4 लाख रुपए महीना सैलरी है। अब तुम जाओगे, वो चाय के लिए बोलोगे, वो चाय लाएगा, वो पूछेगा सर हाउ मच शुगर। अब तुम बोलोगे लिटिल लिटिल शुगर लिटिल, वो समझ जाएगा कि ये पहली बार आ रहा है, इसको अंग्रेजी आती नहीं है। लोग अंग्रेजी से जज करते हैं भाई, मैं इसको गलत कहता हूं, लेकिन लोग करते हैं। तो लेस शुगर इज करेक्ट, लिटिल शुगर इज नॉट करेक्ट। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से मेनी और मच, मेनी में काउंट कर लेंगे तो मेनी, काउंट नहीं कर पाएंगे तो मच। मेनी इज यूज फॉर काउंटेबल, मच इज यूज फॉर अनकाउंटेबल। ठीक है कि नहीं? चलो नेक्स्ट। ये कहां से आ गया बेटा? हाँ, तो क्या दिक्कत है? हाँ, वो तो फ्रेज है, लिटिल बिट ऑफ शुगर, वो तो फ्रेज है, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं, चलो। टू, वेरी और इनफ। टू कहां पर यूज करेंगे, वेरी कहां पर यूज करेंगे, इनफ कहां पर यूज करेंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मच के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं भाई? मेनी और मच में अंतर क्या है? जैसे मेनी साइकिल्स या मेनी साइंटिस्ट। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग हैं तो जिनको हम गिन सकते हैं, मेनी यूज करेंगे। नॉर्मली जब हम ऐसी चीजों की बात करेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे हम बात कर सकते हैं हैप्पीनेस की, मच हैप्पीनेस, या काइंडनेस की, मच काइंडनेस, इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड बना सकते हो। फिर बात करते हैं टू, वेरी, इनफ। देखो, जहां पर भी वेरी शब्द का यूज हो रहा है, वहां पर हम क्या बता रहे हैं? डिग्री हाई है बट इम्पॉसिबल नहीं है। डिग्री हाई है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बोला, गेट
is a very difficult examination. गेट इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन. तो यहां वेरी का क्या सेंस जा रहा है? ये कह रहा है देखो मेहनत करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं कि तुम निकाल ही नहीं सकते. मेहनत करोगे तो निकाल लोगे, बट कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. यू हैव टू वर्क रियली रियली वेरी हार्ड टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन. तो जब वेरी आएगा तो ये बता रहा है कि भाई इंटेंसिटी ज्यादा है, डिग्री ज्यादा है, बट इम्पॉसिबल सिचुएशन की बात नहीं करेगा. लेकिन जहां पर टू आ गया ये इम्पॉसिबिलिटी की बात करेगा. जैसे गेट इज टू डिफिकल्ट टू क्वालिफाई. अब जब आपने टू यूज किया ना, तो आपने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन की बात कर दी. मतलब लगभग लगभग असंभव है इसमें सिलेक्शन. गेट इज टू डिफिकल्ट टू क्वालिफाई, ऑलमोस्ट असंभव है. ठीक है. एनफ की बात करें तो एनफ क्या करता है? इट सजेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ सफिशिएंट डिग्री. एनफ का मतलब सफिशिएंट है. जैसे गेट preparation is enough to qualify a PSU job. तो यहां आप क्या बात कर रहे हैं? यहां आप संभावनाओं की बात कर रहे हैं. एनफ कि गेट की तैयारी कर ली तो आप किसी पीएसयू में सेलेक्ट हो जाओगे, जॉब मिल जाएगी. बट ये संभावना है, ऐसा नहीं है कि जितने लोगों ने अच्छे से तैयारी करी है सबकी नौकरियां लगी गई हैं. ठीक है कि नहीं? संभावनाओं की बात कर रहे हैं. अब कहां पर टू आना चाहिए, कहां वेरी आना चाहिए और कहां एनफ आना चाहिए, ये अब आपको कहीं दिखेगा तो आप समझ जाओगे. यस और नो? कितने लोग फॉलो कर पा रहे हैं? यस और नो? चलो. इसमें थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, उसको हम कल करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बहुत है और वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा. तो अब हम वोकैबुलरी की बात कर लेते हैं. जो थोड़ा टाइम बचा है उस पोर्शन को हम कल इंक्लूड कर लेंगे. तो हमने अभी तक ए से शुरू होने वाले शब्दों को कल कंप्लीट कर लिया था. अब हम बात करेंगे बी से शुरू होने वाले शब्दों की. पहला वर्ड है बैकनेलियन. बैकनेलियन इसका मतलब क्या है? जैसे दिवाली वगैरह में आपने देखा होगा लोग पटाखे वगैरह, क्रैकर्स वगैरह बहुत साउंड करते हैं, खूब सारा धूम धड़ाका होता है. ठीक है. ये एक्सपेरिमेंट बेटा सही नहीं है. पहली बात तो मच टू डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है. टू मच डिफिकल्ट हो सकता है, बट उसकी फ्रेमिंग कैसे कर रहे हो सेंटेंस में, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है. अब जैसे आपको इस तरीके का कुछ सेंटेंस बनाना है कि दिवाली का समय था, लोग धूम धड़ाके में, फेस्टिविटीज में, नाच गाने में व्यस्त थे. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द बैकनेलियन दिस दिवाली वॉज अनबियरेबल. द बैकनेलियन दिस दीपावली वॉज अनबियरेबल.
मतलब इतना ज्यादा धूम धड़ाका आवाजें, पटाखों की आवाज थी, नॉइजी थी कि बिल्कुल झेलना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करो। कोई आपका दोस्त हो जो ज्यादा तेज आवाज में गाने आने सुनता हो तो उससे बोलो कि भैया ये बैकेनेलियन स्टॉप करो। एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, बैनल। बैनल का मतलब होता है ऑर्डिनरी, साधारण, जिसमें कोई बहुत यूनिकनेस नहीं है, कोई बहुत अलग बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, जो बिल्कुल एक सिंपल ऑर्डिनरी होना चाहिए, वो है सो बैनल। नेक्स्ट इज बेन। बेन शब्द तो सबको पता होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना बून और बेन, तो वरदान का उल्टा है ये, अभिशाप। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, पॉइजन, टॉर्मेंट, ग्रेट डिस्ट्रेस और एनॉयंस। ठीक है, याद तो करना पड़ेगा। विनय बेटा देखो, इसको ऐसे बनाना चाहिए था तुमको, द बैकेनेलियन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप फाइनल वॉज अनबिलीवेबल। सेंटेंस को पूरा सही से फ्रेम करो। नेक्स्ट वर्ड है बैस्टियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जा सकता है, बैस्टियन। बैस्टियन का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड और फोर्ट्रेस। अब जैसे मान लो तुम गेट का एग्जाम का पेपर देने गए और तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो और उसमें तुम्हारे 4 सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त तैयार हैं, मान लो मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी। तो जब तुम एग्जाम में जाओगे तो जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है वो क्या है, बैस्टियन। तुम इसी से लड़ाई जीत सकते हो, कमजोर चीज से थोड़ी लड़ाई जीतोगे, कमजोरी से, अपनी ताकत से लड़ाई जीतोगे। तो बैस्टियन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड, फोर्ट्रेस। जो पुराने समय में किले होते थे उनके लिए भी बैस्टियन यूज करते हैं शब्द, बैस्टियन। एक सेकंड रुकना। हाँ बताओ। हाँ नमस्ते, बताओ। अच्छा, बा हाँ बात कर लो। तुम बात तो करो मेरी गेट पे, जो गेट पे वहां पर हैं। हम्म, तो ठीक है, तुम थोड़ी देर में आओ फिर। ठीक, नहीं हम घर पे अभी नहीं है, तुम थोड़ी देर में आओ, ठीक है। तुम अभी वहीं वेट करो बाहर, ठीक है। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा बैनल जैसा कोई शब्द नहीं है। बैनल इज सिंपली समथिंग विच डज नॉट हैव एनी यूनिकनेस और एनी क्वालिटी। ओके, बहरख्याल नेक्स्ट इज बिगेट। बिगेट करना मतलब किसी को जन्म देना, और ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। बिगेट, जैसे मान लो किसी इंसान ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक माता पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया बायोलॉजिकल जो मेथड है उसको फॉलो करते हुए, और कुछ समय बाद उनको लगा कि नहीं हमें एक बच्चा और होना चाहिए था, बट वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। तो उन दोनों में जो उनका बिगेट होगा, बिगॉटेन जो सन होगा, वो कौन सा होगा, जिसको बायोलॉजिकल प्रोसेस से जन्म दिया है। सो टू गिव बर्थ टू, और टू क्रिएट, और टू लीड, और टू कॉज, बिगेट। बी लेबर करना, टू गो ओवर रिपीटेडली, टू गो ओवर रिपीटेडली। ठीक है,
टू गो ओवर रिपीटेडली। बी लेबर करना मतलब किसी चीज को बार बार करना। ओके, सो व्हेन यू बी लेबर समथिंग, you keep on trying something again and again and again, that is called bee labor. बी लेबर तो हो गया। फिर है बेलिजरेंट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूछा जाता है। बेलिजरेंट मींस मतलब बिल्कुल एक दूसरे का, जिसे कहते हैं ना कि दांत काटी दुश्मनी होना, दैट इज कॉल्ड बेलिजरेंट। मतलब देखते ही मतलब फूटी आंख ना भाना। So something which is very hostile or aggressive is belligerent. बेनीवोलेंट, अब देखो यहां पर मैं आपको एक रूट वर्ड देता हूं, बेनी। ये रूट वर्ड आपको कहीं पर भी दिख जाए ना, बेनी, इसका मतलब होता है गुड, अच्छा। कोई भी वर्ड देख लो, उसका अच्छा पॉजिटिव सेंस ही होगा। इनहेरिट करना एक अलग चीज हुआ। बिगेट करना मतलब किसी को जन्म देना। इनहेरिट करना जब कोई अपने माता पिता या पीछे की संपत्ति को मिलती है उसको, तो बोलते हैं इनहेरिट किया उसने। ठीक है, जैसे बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट कौन कौन होगा? जो काइंड होगा, जेनरस होगा, जो अच्छे काम करेगा। और बेनी देखो यहां पर भी आ रहा है, BEN, बिनाइन। बिनाइन मतलब जेंटल, नॉट हार्मफुल। ठीक है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे ना। अभी हम वर्ब पे पहुंचे कहां हैं, अभी पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां खत्म हुए हैं। टेंस की बात हम करेंगे जब हम वर्ब की बात करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि किसी के लिए ऐसी बात कहना जिससे उसकी इमेज को खराब किया जा सके। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं इररेवरेंस। रेवरेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रेवर करना। रिवर करना मतलब होता है किसी चीज को वर्शिप करना, मतलब किसी को इतना सम्मान करना कि ऑलमोस्ट आप उसकी पूजा कर रहे हो, दैट इज रेवरेंस। और इररेवरेंस क्या हो गया? किसी के बारे में निगेटिव कहना, निगेटिव इमेज रखना। प्रोफेनिटी, टू से बैड थिंग्स अबाउट समवन, टू से बैड थिंग्स अबाउट समवन, टू से बैड थिंग्स अबाउट समवन। ठीक है, किसी की इमेज खराब करना। लाइफ में ब्लिथ, ब्लिथ होना चाहिए। लाइफ शुड बी लाइक अ ब्लिथ, केयर फ्री, चीयरफुल, कोई टेंशन नहीं। जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा, टेंशन मत लो। सो ब्लिथ मीन्स केयर फ्री और चीयरफुल। तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने एडजेक्टिव्स की बात करी और कुछ वोकैबुलरी की बात करी। मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू।